हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। शुरू कर रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार, आपको बताएंगे यूपी और पंजाब की हर वो चुनावी खबर जिसका कनेक्शन 2022 के इलेक्शन से है। शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं और 3 बड़ी हेडलाइंस अब आपके सामने। सबसे पहली बड़ी खबर आएगी इलेक्शन की। ये पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। पंचायत चुनाव नतीजों के आफ्टर इफेक्ट अब दिखने शुरू हो चुके हैं और आज मायावती और ओवैसी के बयान बड़ी हेडलाइन बन गए हैं। मायावती ने कांग्रेस का नया फुल फॉर्म भी बताया है, तो भाईजान ने समाजवादी पार्टी की टेंशन को कैसे बढ़ाया, डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर, आज की दूसरी बड़ी खबर भी यूपी से। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने स्पीड पकड़ ली है। एक बार फिर से अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला है और दाऊद की 100 करोड़ की इमारत जमींदोज हो गई है। पूरी खबर अब से थोड़ी ही देर बाद। साथ ही तीसरी बड़ी खबर पंजाब से। बिजली पर चौतरफा घिरने के बाद कैप्टन को याद आई पंजाब में बिजली की कहानी और सिद्धू ने किया खुलासा, अकालियों पर क्या एक्शन लेंगे कैप्टन। तो शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजों के आफ्टर इफेक्ट आने शुरू हो चुके हैं। मायावती और ओवैसी दोनों की तरफ से ये आफ्टर शॉक आया है। लेकिन सबसे पहले बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, क्योंकि मायावती ने पंचायत चुनाव में मिली बीजेपी की बम्पर जीत पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को डायरेक्ट टारगेट किया है। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तीखा हमला कांग्रेस पर बोला है और मायावती ने कांग्रेस की नई फुल फॉर्म भी बताई है। अब वो ट्वीट और वो फुल फॉर्म आपके सामने, क्योंकि मायावती ने कांग्रेस के सी का मतलब कनिंग पार्टी कहा है और कांग्रेस ने बहुजन वोटों को गुलाम और लाचार बनाकर रख दिया। ये बात मायावती कह रही हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी नहीं बहुजन है। कांग्रेस एसपी, बीजेपी के रहते कोई चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता, ये कहना है मायावती का। अब मायावती कांग्रेस पर इतनी नाराज क्यों हुई है, उसकी वजह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वजह है यूपी कांग्रेस का वो ट्वीट जिसे यूपी कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था। इस ट्वीट में क्या लिखा था ये भी जान लीजिए। बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी और कांग्रेस ने बीजेपी के साथ नाम जोड़ा तो मायावती उखड़ गई। मायावती जानती हैं कि अगर बीजेपी के साथ बीएसपी का नाम जोड़ा गया तो एक खास वोट बैंक नाराज हो सकता है और यही वजह है कि मायावती ने ट्वीट कर पार्टी का रुख अब क्लियर कर दिया है। मायावती ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी अब आपके सामने। 3 ट्वीट अब हम आपको दिखाएंगे। मायावती ने यहाँ पहले ट्वीट में लिखा, यूपी में भी ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस का ये कहना कि बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी है घोर आपत्तिजनक है, जबकि बीएसपी के बी का अर्थ बहुजन है, जिसमें एससीज, एसटीज, ओबीसीज, धार्मिक अल्पसंख्यक और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोग आते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वे बहुजन कहलाते हैं। और अगले ट्वीट में अगला ट्वीट भी कांग्रेस पर डायरेक्ट हमलावर दिखी है मायावती, जबकि कांग्रेस के सी का मतलब वास्तव में कनिंग पार्टी है, जिसमें केंद्र और राज्यों में अपने लंबे शासनकाल में भी बहुजन के वोटों से अपनी सरकार बनाने के बावजूद इन्हें लाचार और गुलाम बनाकर रखा और अंततः बीएसपी बनाई गई। और तब उस समय बीजेपी केंद्र और राज्यों की सत्ता में कहीं नहीं थी। जो आरोप कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीएसपी पर लगा रही है उसका जवाब भी अब मायावती ने दिया। अब वो तीसरा ट्वीट आपके सामने है और इस तीसरे ट्वीट में मायावती ने क्या कहा ये भी सर्वविदित है कि यूपी में कांग्रेस, सपा और बीजेपी की सरकार के चलते यहां कोई भी छोटा बड़ा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कभी नहीं हो सका और ना ही इनसे इसकी किसी को कोई उम्मीद करनी चाहिए, जबकि बीएसपी की सरकार के समय में यहां सभी छोटे बड़े चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए गए। तो मायावती की वजह से मायावती की तरफ से ये 3 ट्वीट किए गए हैं और बीजेपी के नतीजों से सिर्फ विपक्ष की ही नींद नहीं उड़ी है, किसान नेताओं की भी हवाइयां उड़ चुकी हैं, जो 2022 में बीजेपी को सबक सिखाने का ऐलान कर चुके थे। हम ये बात क्यों कह रहे हैं उसे समझाएंगे, लेकिन पहले जिला पंचायत चुनाव की अब पूरी तस्वीर आंकड़ों के जरिए आपके सामने होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 75 जिलों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन ने 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% रहा है,
जबकि एसपी गठबंधन को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, जिसमें 5 सीट अखिलेश के खाते में आई हैं, अन्य को 2 सीट मिली हैं। कुल 75 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले गए थे, उसमें भी बीजेपी की स्ट्राइक रेट जबरदस्त रही है। 53 सीटों में से बीजेपी ने 44 सीटों पर अकेले जीत का झंडा गाड़ दिया है, जबकि सहयोगी दल को 2 सीटें मिली हैं। अब बीजेपी की जीत के वो आंकड़े आपके सामने जो बहुत दिलचस्प हैं। क्षेत्रवार नतीजों की हम यहां पर अब बात करने वाले हैं। तो पश्चिमी यूपी में देखिए बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, और पश्चिमी यूपी यानी वो इलाका जहां इस वक्त किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है। वहां के 14 जिलों में बीजेपी 13 में जीत हासिल कर पाई है। ब्रज के इलाके अब आपके सामने 12 जिले हैं यहां पर, यहां बीजेपी को 11 में जीत मिली है। कानपुर रीजन भी इसके बाद आपके सामने, जहां कानपुर रीजन के तहत आने वाले 14 जिलों में बीजेपी 13 जीत पाई है। ये कानपुर जोन की डिटेल्स आपके सामने। अब इसके बाद अवध रीजन की बात करेंगे। 13 जिलों में बीजेपी सिर्फ 13 सीटें जीतने में कामयाब रही, यानी और काशी यानी वाराणसी वाले जोन में आने वाले 12 जिलों में बीजेपी 10 में जीत हासिल कर सकी। हालांकि गोरखपुर जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है, इस जोन में आने वाले 10 जिलों में बीजेपी को 7 में ही जीत हासिल हो सकी है। अब सबसे ज्यादा चर्चा मुजफ्फरनगर सीट की भी हो रही है, क्यों ये भी जान लीजिए, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में किसान आंदोलन की प्रयोगशाला कहा जा रहा था। अब वो डिटेल आपके सामने होगी। मुजफ्फरनगर टिकैत भाइयों का किला है, लेकिन बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की। मुस्लिम जिला पंचायत सदस्यों ने बीजेपी को यहां पर वोट दिया है। 10 मुस्लिम सदस्यों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी का धुर विरोधी माना जाता है। मुस्लिम मतदाता वहां वोट करता है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी को हराया जा सके। 43 जिला पंचायत सीटों में 13 सीट जीतने वाली बीजेपी के पक्ष में 30 सदस्यों ने मतदान किया है, जिसमें से 10 सदस्य मुस्लिम हैं। बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी वीरपाल निर्वाण जीत गए हैं, और विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई सत्येंद्र बालियान को भी प्रत्याशी घोषित कर दांव तो खेला, लेकिन बीजेपी की रणनीति के सामने वो पस्त हो गए। अब सबसे बड़ा सेटबैक राकेश टिकैत के लिए है, जो लगातार किसान कानून को लेकर ही बीजेपी को घेरते आए हैं। अब सवाल है कि क्या किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है? राकेश टिकैत ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आप और उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे? और प्रचार क्यों करते? हम तो अपनी बात कहेंगे कि इन्होंने नुकसान करा। अब वहां तो जनता इनकी तलाश में बैठी, ये चले जाने एक बार जाएंगे तो ये आवेंगे गिर के। अब नहीं जाएंगे 2 महीने में गाँव में जाएंगे, 2 महीने में भी 4 महीने में जाएंगे। इनसे लोग सवाल जवाब जरूर करेंगे। सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं, पूरे प्रदेश में भगवा लहर चली है। लेकिन सवाल यह है कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी पंचायत अध्यक्ष चुनावों में जीत का दावा कर रही थी, वो सारे दावे हवा कैसे हो गए, वो समझिए। अब समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों की वर्तमान संख्या बीजेपी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। फिलहाल एसपी के 842 सदस्य हैं और बीजेपी के 603, लेकिन 203 सीटों के बढ़त के बावजूद जिला अध्यक्षों के चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और यही सवाल ओवैसी अब उठा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ओवैसी, उन्हें पता है कि यूपी में उनकी असली लड़ाई किससे है। जिस मुस्लिम वोट पर उनको भरोसा है, उस पर अभी तक एक पार्टी का लेबल लगा है, और उसी लेवल को निकालने की ही पूरी कोशिश में वो जुटे हैं। इसलिए बात मुसलमानों की और निशाने पर समाजवादी कुनबे को लिया गया है। एक के बाद एक 4 ट्वीट ओवैसी की तरफ से किए गए और बता दिया गया कि इस बार वो किस रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। अब उन ट्वीट्स में क्या है, ये भी आपके सामने। उत्तर प्रदेश की 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं। मंसूबा बंद तरीके से हमें सियासी, माशी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी खुद को भाजपा का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है। जिला पंचायत के चुनाव में उनके 800 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष ही सीटों पर उनकी जीत हुई है। ऐसा क्यों? क्या बाकी सदस्य भाजपा की गोद में बैठ गए हैं? मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज, औरैया जैसे जिलों में इस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आए थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव फिर भी हार गए। इन सारे जिलों में तो कई सालों से परिवार विशेष का दबदबा रहा है। अब तो हमें एक नई सियासी तदबीर अपनाकर ही आगे बढ़ना होगा। जब तक हमारी आजाद सियासी आवाज नहीं होगी, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होने वाले हैं। भाजपा से डरना नहीं है, बल्कि
जमहूरी तरीके से लड़ना है। अब ये बड़ी बातें ओवैसी की तरफ से ट्वीट के जरिए कही गई हैं, लेकिन यूपी चुनाव के नए प्लेयर ओवैसी जिस तरह से खेल रहे हैं उससे यूपी में 2022 का दंगल जबरदस्त दिलचस्प हो चुका है। ओवैसी ने योगी को चैलेंज किया है और योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये बात ओवैसी कह रहे हैं। योगी ने भी ओवैसी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और क्या कहा सुनिए। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन लिया, अब ओवैसी का बयान सुनिए। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। उधर यूपी पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मिली करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार पर धांधली के आरोप लगा दिए और कहा है कि सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया है। अखिलेश ने सवाल उठाए तो योगी आदित्यनाथ का जवाब इंडिया टीवी के शो चुनाव मंच से आया। अगर हम प्रशासन और पुलिस ही चुनाव लड़ाती तो इटावा में समाजवादी पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष कैसे हो गया, जबकि इटावा में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक थे और इटावा से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। क्या सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने, क्या उस समय पुलिस तंत्र का वो चला थे तो देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने जैसा है। जहां बीजेपी के 2 विधायक हों और सांसद बीजेपी का हो, वहां के बारे में कहना कि यानी वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, वहां पे निर्विरोध समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ। अन्य जिलों में बलिया में बीजेपी के सांसद भी हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष सपा का जीता वहां पे। तो क्या वहां पर अगर हम सत्ता का दुरुपयोग करते जहां पे सभी जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं लेकिन पंचायत में वहां पर सफलता हमें नहीं मिल पाई है, अगर प्रशासन का दुरुपयोग होता तो वहां पर भी होता, लेकिन नहीं, चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुए हैं। अलग विषय है, हमारे विपक्ष के मित्रगण सच्चाई को स्वीकार करने के आदी नहीं हैं। जब से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का नतीजा आया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपे से बाहर हो रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर यूपी के बलिया में नजर आई। बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष की जीत के जुलूस में ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारी सीमाएं लांघ दी। वो तो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी। योगी के मंत्री उपेंद्र तिवारी भी यहां मौजूद थे, जिनको सपा कार्यकर्ताओं के गुस्से का कैसे सामना करना पड़ा, तस्वीर आपके सामने है। सपा कार्यकर्ताओं ने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी, ऐसी भाषा जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। और इस घटना के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन नतीजों के बाद भविष्यवाणी कर दी है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी जीत के झंडे गाड़ेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। योगी ने कहा, जनता विपक्ष का सच जान चुकी है, इसलिए किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है। इंडिया टीवी के खास शो चुनाव मंच में योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा, सुनिए। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
ये सभी सरकारें पूरी ईमानदारी के साथ शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव परिणाम ने इस बात को फिर से साबित किया है और मुझे लगता है कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में जो भी अन्य चुनाव होंगे उसके परिणाम भी इसी प्रकार से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ इस चुनाव में 2022 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर भी यूपी से, जहां एक और अवैध कब्जे पर योगी सरकार का एक्शन हुआ है। पूरी खबर बताने से पहले ये बता दें कि अवैध संपत्तियों और अवैध बिल्डिंग का मुद्दा योगी के चुनावी वायदों में से एक रहा है और योगी सरकार लगातार अवैध संपत्तियों को बुलडोज करने का मिशन चला रही है। और इसी सिलसिले में रिवर बैंक कॉलोनी में आज सुबह 100 करोड़ की अवैध बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। बिल्डिंग बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की थी। प्रशासन की तरफ से बार बार नोटिस देने के बाद भी दाऊद अहमद ने अवैध निर्माण को नहीं गिरवाया, इसलिए आज सुबह सुबह प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिए और इमारत को तोड़ दिया। पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने इस बहुमंजिला इमारत में दर्जनों फ्लैट बनाए हुए थे। इस निर्माण पर एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी घोर आपत्ति जताई थी, क्योंकि ये बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में पड़ रही थी। इमारत को बचाने के लिए दाऊद अहमद हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली और अब इस बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने लगातार हैं। पहली तस्वीर में कैसे हाई राइज बिल्डिंग यहां पर थी, लेकिन अब वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। जिस वक्त इस इमारत को गिराया गया, जेसीबी का ड्राइवर बिल्डिंग के मलबे में ही फंस गया और मौके पर अफरा तफरी हो गई। फौरन उसे बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि करीब आधे घंटे के बाद अच्छी खबर भी आई और ड्राइवर को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। योगी आदित्यनाथ अवैध संपत्तियों को लेकर एक्शन में है। इससे पहले भी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। मतलब साफ है, योगी जब 2022 में जनता के बीच पहुंचेंगे तो उनकी पोटली में अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की भी लिस्ट। तो इलेक्शन से पहले यूपी में पूरा माहौल बन रहा है, लेकिन पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के कैंप में कैसा माहौल है बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। पंजाब से आज की तीसरी बड़ी खबर। पंजाब की पॉलिटिक्स में बिजली का विवाद झटके पर झटके दे रहा है। आज फिर सिद्धू ने अकाली सरकार के बिजली करार पर सवाल उठा दिए और इनडायरेक्ट कैप्टन पर ही निशाना साध दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने जो 18 सूत्रीय एजेंडा दिया है उसकी शुरुआत बादल सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और बिजली समझौते को रद्द कर दिया जाए। इसके लिए पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर राष्ट्रीय पावर एक्सचेंज के मुताबिक बिना किसी लागत के बिजली के दाम तय करने का कानून बनाया जाए। पहले ही 9,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहा है, पर हमें इससे आगे बढ़कर सरचार्ज की वजह से बड़ी कीमत अब प्रति यूनिट 10 से 12 देने की बजाय घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल से 3 से 5 प्रति यूनिट के साथ साथ 300 यूनिट मुफ्त के साथ साथ अब 24 घंटे बिजली सप्लाई होनी चाहिए। ये बड़ी बातें कही गई है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल तो उठाए हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 साल बाद बादल सरकार के 122 बिजली करार गलत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि बादल सरकार के ही 122 गलत बिजली समझौतों के सूबे को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और इन समझौतों को ही खत्म करने की रणनीति पर लीगल टीम भी काम में जुटी हुई है। जल्द आपकी रणनीति का ऐलान करेगी और मुख्यमंत्री ने बादल सरकार के गलत समझौतों का जिक्र तब किया है जब चुनाव में सिर्फ 8 महीने ही बाकी बचे हैं। अभी मैंने आपको दिखाई यूपी और पंजाब की इलेक्शन खबरें, लेकिन आगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद हकीकत क्या है मैं पंकज भार्गव के साथ देखिए प्रधानमंत्री मोदी का नया टास्क। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।